नमस्कार। पिछले हफ्ते के बाद काफ़ी घटनाएँ हुई और उन घटनाओं का वो साइड दिखाना ज़रूरी है, जो कि आम तौर पर सरकार और सरकारें छिपाती हैं। हमारा मकसद ये होता है कि उस पक्ष को आप देख लें, उसके जो फैक्ट्स हैं, उसको आप अपने से अपने तराजू पे तौल लें और वो बेयर फैक्ट्स हैं। उसमें कोई इनकंट्रोवर्टिबिलिटी है, उसपे कोई विवाद नहीं है। और अगर उसके देखने के बाद आपको लगे कि सत्य का ये पहलू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप अपने विचार पे जो तरमीम हो सकती है, वो करें। इसके लिए ज़ाहिर है, आप हमारा ये प्रोग्राम देखें और सत्यहिंदी.com से आप लगातार जुड़े रहें, जो कि इसी पहलू को दिखाता है। अब की बार 2 चीज़ें हुई, 2 फैक्ट्स ऐसे आए, जो कि चौंकाने वाले थे और आपको सोचने को मजबूर करेंगे कि हम अपना विचार क्या करें? अपने इन मुद्दों को लेके अपना विचार को क्या संशोधन करें या यथावत रखें? जो सबसे पहली घटना है, आपको याद होगा 2018 के 19 जनवरी को एक इंटरव्यू दिया मोदी जी ने। मोदी जी अपने ही लोगों को इंटरव्यू देते हैं, अपने चैनल्स को देते हैं। हम एक ज़माने में उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ करते थे, पर 2014 के बाद से वो इंटरव्यूज़ नहीं मिलते हैं और अब जो वो सवाल पूछ सकते हैं, शायद उनको इंटरव्यू नहीं दिए जाते हैं। बहरहाल, एक इंटरव्यू में उन्होंने टेलीविज़न के कहा था और जो शब्द हैं उनके वो बड़े अच्छे हैं। उन्होंने कहा था कि आपके ऑफिस के सामने अगर कोई आदमी पकौड़े की दुकान रखता है और पकौड़े तलता है और रोज शाम को ₹200 कमा के जाता है, तो क्या वो एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ? क्या वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं है? वो दिन और आज का दिन 3.5 साल हो रहे हैं, 3.5 साल से ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके सरकार के की सोच को दुरुस्त करने की जरूरत थी कि क्या उन्होंने कहा था और वो क्या था पकौड़ा तलना। पूरे कंट्री में एक हलचल मच गई कि पकौड़ा तलना भी कोई पेशा हो सकता है, कोई रोजगार हो सकता है। आपको कुछ आंकड़े बताएं जो सरकार के ही हैं। दरअसल मोदी जी को यह जानना चाहिए कि उसको देख के बहुत लोगों ने, और ये पकौड़े तलना एक सिंबल था, दरअसल वो कहना चाहते थे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो ठेले वाले, खुमचे वाले, बाकी लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ये सारे उसमें आते हैं जो आत्मनिर्भर हैं। तो मोदी जी की मुराद ये थी ये कहने से कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं, वो भी एम्प्लॉयड हैं और वो लोगों को नौकरी देते हैं, बाकी लोगों को नौकरी देते हैं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के 2 पहलू हैं जो मोदी जी गलती से नहीं समझ पाए। पकौड़े तलने का अभी रिकॉर्ड आया है कि सेल्फ एम्प्लॉयड इस पूरे देश में करीब 45 करोड़ लोग हैं जो कि रोजी रोटी से अपना आजीविका चलाते हैं। तो वैसे आधे हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड बाकी एक चौथाई है जिनको की सैलरी मिलती है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में है, और एक चौथाई अन्य है जो कि कैजुअल लेबर के रूप में है। बाकी उसके अलावा ये हो गए एक चौथाई आधा हो गया और बाकी आधे तथाकथित सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है। जब अभी आंकड़ा आया तो पता ये लगा कि पकौड़े तलने या इस तरह के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे जाने वाले लोगों की आमदनी कम हो गई। इन 3 वर्षों में करीब ₹1.90 कम हो गई है। इनका जो खर्च है, जो जिसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो भी कम हो गया है। जानते हैं इसकी वजह क्या है? पकौड़ा तलना कोई रोजगार नहीं, वो मजबूरी में करता है क्योंकि उसको रोजगार मिलता नहीं है। तो वो पकौड़ा तलता है, कहीं चाय ठेला लगाता है, सब्जी बेचता है, लिहाजा उसकी आमदनी कम हुई। मोदी जी ने जो सलाह दी थी, दरअसल उन्होंने नहीं समझा। उन्होंने समझा इसको रोजगार कहते हैं। पकौड़ा एक मजबूरी है तलना, और जिस वर्ग में वो पकौड़ा खाने को देता है, उस वर्ग को अगर ₹1 भी आपने पकौड़े की कीमत बढ़ा दी,
तो उस दिन से आपकी दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन इधर जो तेल वो लगाता है पकौड़े में, जो तेल में जिस तेल में तलता है वो अंबानी का है, अडानी का है। उस तेल की कीमत बढ़ गई है। 102 रुपए का तेल इस समय 210 और 220 रुपए का है। तो उस तेल तेल की आमदनी तो ले गए। वो भी उद्यमी है, वो भी आत्मनिर्भर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है अडानी भी। तो लेकिन अडानी की तो बढ़ गई, पकौड़े तलने वाले की इस पूरे प्रोसेस में घट गई। क्योंकि वो जो गरीब था, जो उसके यहाँ दुकान पे पकौड़े खाता है, वो अगर 1 रुपया भी ज्यादा होगा तो पेट बांध के बैठ जाएगा। अब मोदी जी का ये कंफ्यूजन कहाँ था, जिसे दुरुस्त करना। और मैं कहूंगा मोदी जी बड़ी फर्टाइल दिमाग के, बड़ी जरखेज उनके सोच होती है। लेकिन उन्होंने ये समझा नहीं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक आईआईटी का लड़का अपनी जॉब छोड़ के आता है, ऐप डेवलप करता है और चाय के बिजनेस में या वो फूड डिलीवरी सिस्टम में आता है, उसकी आमदनी करोड़ों में हो जाती है। उस चाय की कीमत 50 रुपए होती है। मैंने अभी कुछ दिन पहले मंगवाए थे यही जानने के लिए। 600 रुपए की चाय आई थी, जिसमें 3 तरह की चाय थी। 600 रुपए की, 200 रुपए की एक तरह की चाय आई थी, जो 4 कप एक में होती थी। आप जरा सोचिए, 50 से 100 रुपए की चाय, उसकी आमदनी बढ़ेगी, अडानी की बढ़ेगी। आप सिंगरौली में, पूरे मिर्जापुर बेल्ट में सबसे गरीब इलाका है वो, वहां पे आपने आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले वहां पे पावर प्लांट्स लगाए। लाखों करोड़ रुपए उस पावर प्लांट्स में सरकार के लगे, क्योंकि वो स्टेट सेक्टर में है कि कुछ तो यूपीएससी के हैं और बाकी नेशनल एनटीपीसी के हैं। लेकिन वो आज के गरीब का गरीब है, क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है। वो इकोनॉमी नीचे नहीं जाती है। जो चाय मैंने पी, जिसको प्रॉफिट गया, वो दोनों में घूम के रह गया, वो नीचे नहीं गई। ये बात मोदी जी समझ नहीं पाए। ठेले वाला जब चाय बेचता है तो उसकी आमदनी नहीं बढ़ती है। प्रधानमंत्री हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन ठेले वाला चाय बेच के चाहे कि अपनी आमदनी बढ़ा ले, तो वो नहीं बढ़ा पाएगा। उसको किसी संगठन में जाके और फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब वो प्रधानमंत्री भले बन जाए, चाय बेच के तो नहीं बन सकता। जब प्रधानमंत्री बन जाएगा तो चाय की बात वो बताएगा। ये एक अलग पक्ष है। तो चाय वाले की आमदनी 3 साल में घट गई। और ये कैसे पता लगा? ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, पीएलएफएस, जो अब हर साल होने लगा है। 2018 से हर साल हो रहा है। और इसके साथ सीईएस होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। इसकी रिपोर्ट लीक हो गई 2019 में। 2018 17-18 की रिपोर्ट थी, वो लीक हो गई और उसके बाद लेटेस्ट भी आई। अब वो जो रिपोर्ट लीक हुई, उसके हिसाब से पता लगा कि जो चाय बेचने वाले की आमदनी, उसका कंजम्पशन था वो कम। जो घर में अपने रोटी खाता है वो, अब वो कम खाता है। और कितना कम खाता है? और ग्रामीण भारत का जो ये तथाकथित सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी है, ये 8% कम खाने लगा है। 2011 के मुकाबले 2019 तक आते आते 8% वो कम खाना खाता है। शहर में 4% कम खाना खाता है। ये इसकी हालत है। तो आप समझ सकते हैं। और ये सरकार की रिपोर्ट है, ये कहीं हम अलग से नहीं दे रहे हैं। पर सरकार की एक आदत होती है कि उत्साह में वो कह तो जाती है कि पकौड़े बेचना भी एक जॉब है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि पकौड़े बेचना एक्चुअली जॉब कहीं भी नहीं है। वो एक मजबूरी है। वो क्या करे, पेट बांध के रहे, लिहाजा वो सड़क पे आता है, पकौड़े बेचता है। पकौड़े बेचने में उसको इतना। और जिस दिन मोदी जी ने कहा था, मतलब कि 19 जनवरी 2018 को, आप जानते हैं उस दिन पॉवर्टी लाइन कितने पे आकी गई? उस साल, बल्कि उसके एक साल बाद तक पॉवर्टी लाइन थी 245 रुपीज। 245 पे पॉवर्टी लाइन होती थी। मोदी जी, उस समय भी जब आपने कहा था 200 रुपए लेके जाता है, तो वो 18% कम वो लेके जा रहा था। पॉवर्टी लाइन से तब भी नीचे था। जब आपने ये ऐलान किया था टेलीविजन इंटरव्यू में कि क्या वो रोजगार नहीं है अगर वो 200 रुपए कमा के ले जाता है। दरअसल उस समय जब आप कह रहे थे, उस समय सरकार ने पॉवर्टी लाइन जो मानी थी,
वो 7,442 थी, लगभग 245 के आसपास पर डे आता है। तो उस समय भी वो पॉवर्टी लाइन से नीचे था। लिहाजा ये जो आत्मनिर्भर और स्वरोजगार की बात आप करते हैं, उस लेवल पे मजबूरी में वो करता है, इसलिए नहीं करता कि बहुत खुशहाल हो जाता है उससे। ये चाय बेचना उसकी मजबूरी होती है, पकौड़े तलना उसकी मजबूरी। तो एक तो इकोनॉमी, ऊपर की जो इकोनॉमी है, उसमें चाय अगर किसी 5 स्टार होटल में 500 रुपए की मिलती है, 550 रुपए की मिलती है। मैंने एक बार कहीं गए थे, किसी ने बुलाया था, तो मैंने उसका बिल देखा, तो 550 रुपए एक कप चाय की होती है। वो जीडीपी में जुड़ जाता है। पर यहाँ पे अगर आप चाय इस रेट पे पिलाएंगे, तो वो पकौड़े वाला उसी दिन लाठी मार के भगा दिया जाएगा। पकौड़े वाला अगर अपना पकौड़ा 5 स्टार में वही बेचता है, तो वो दूसरी तरह दिखता है। इसका वैल्यू एडिशन की बात होती है। पकौड़े तलना वैल्यू एडिशन नहीं है। जो आपका चेन है, इकोनॉमिक इंटरेक्शन का चेन, वो अगर लोअर है, उसमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। मोदी जी को ये समझना चाहिए था कि पकौड़े तलने से रोजगार नहीं मिलते हैं। हाँ, उसी पकौड़े को जब आप कहीं और बेचते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं और किसी बाबा रामदेव से कहलवा देते हैं कि पकौड़े तल के अगर आप कपाल भाती कर लेते हैं, उसके बाद पकौड़े खाइए, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। अगर आप ये कह देते हैं, तो अभिजात्य वर्ग खाने लगेगा और तब वो बढ़ेगी। लेकिन एक ब्लॉक है हमारी इकोनॉमी का, जो हम लगातार अपने प्रोग्राम्स में कह रहे हैं कि मोदी जी इस इकोनॉमी को दूर कीजिए, ये जो गैप है इसको दूर कीजिए, वरना ये प्रोग्राम्स आपके फेल हो रहे हैं। और इसका हश्र क्या हो रहा है, अब आपको हम तथ्य बताते हैं। आपने अभी ताजा सुना होगा, ज्यादा दिन नहीं हुए, 3 दिन पहले की बात है, कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 94 से खिसक के 7 खाने खिसका और 101 नंबर पे पहुंच गया। 101 नंबर पे पहुंचा है। और बहुत ही जो गरीब, बेहद गरीब देश है, हम गरीब तो हम भी हैं, अडानी को छोड़ दें तो गरीब हम भी हैं, हम सभी पकौड़ा तल रहे हैं। लेकिन उसमें यह था कि सियरा लियोन, नाइजीरिया, हम इस तरह के देशों के साथ खड़े हैं। 16 देश हमसे नीचे हैं दुनिया के, बाकी सब हमसे ऊपर हैं और ऊपर जा रहे हैं लगातार। हम फिर खिसक रहे हैं। तो इसको जब दिया गया, और आप ताज्जुब करेंगे कि ये जिन आधारों पे बनाया जाता है, इसका नाम तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, पर भूख से ज्यादा इसमें बच्चों को, जो पहले 1,000 दिन होते हैं, बच्चा भ्रूण में आता है, जब भ्रूण बनता है, तो भ्रूण से 1,000 दिन, मतलब कि माँ के पेट में जब वो 9 महीना रहा है, वहां से लेके 3 साल, हालांकि नियम है कि 5 साल तक का दिया जाता है, उन बच्चों का की स्थिति देखी जाती है और 4 पैरामीटर्स पे इसको नापा जाता है। और 4 पैरामीटर्स क्या है? एक तो है नरिशमेंट, नरिशमेंट उसका कैसा हुआ है, इस पे नापा जाता है। दूसरा होता है कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यूट्रिशन की कमी हो, तो स्टंटिंग, वेस्टिंग, मतलब कि अगर वो अपनी लंबाई के हिसाब से पतला है, वजन कम है उसका, तो वो वेस्टिंग कहा जाएगा। ये बच्चा अच्छा नहीं माना जाता, स्वस्थ नागरिक नहीं बनेगा। उसी तरह स्टंटिंग है, नाटा होना, अपने उम्र के हिसाब से कद छोटा होना। और तीसरा है कि वो 5 साल के अंदर कितने बच्चे भारत में मर रहे हैं, चौथा ये है। तो आपने देखा नरिशमेंट। अब इसमें हुआ क्या कि जैसे ही ये रिपोर्ट आई चारों, और ये रिपोर्ट किस तरह आती है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूएनओ की बॉडी है, ये उसी के रिपोर्ट्स पे बनाई गई है। और वो लेते कैसे हैं ये नरिशमेंट का केस, आपका कितना अनाज सिस्टम में आया, कितना खर्च हुआ, और 365 दिन में पॉपुलेशन कितनी थी, इसके हिसाब से कैलोरी कितनी, कितना अनाज उसने खाया, फूड अवेलेबिलिटी नहीं, एक्सेस टू फूड, कितने लोग वो खाने तक पहुंच पाए, ये उससे लेता है। और उसको लेके इसने बनाया था।
सरकार को बड़ा नागवार गुजरा। सरकार बुराई नहीं सुनना चाहती है। सरकार चाहती थी कि जब पकोड़े की बात कही तो हम सब लोग ताली बजा के कहे वाह वाह, पकोड़े से रोक गई, पकोड़े से रोक गई। अगर ये हम नहीं कहते हैं तो हम राष्ट्र के हित में नहीं है, हम गैर राष्ट्रद्रोही हैं। ये हम उनका भाव रहता है। जबकि हम लोग जो बताते हैं वो सिर्फ इसलिए कि आप उसे समझें, हम जमीन पे रोज ये देख रहे हैं, तो पर्पस ये होता है। और हम जो मुखातिब अपने व्यूअर्स से होते हैं, अपने लोगों से होते हैं, उनसे भी यही हमारा इसरार रहता है कि आप इन तथ्यों को समझने से आप अपना डिसीजन आप अपना लें। लेकिन तथ्यों को जो सरकार नहीं बता रही, तो सरकार नहीं बताना चाहती थी कि जो सीएस की रिपोर्ट लीक हुई थी और जिसको आपने दबा दिया, उसमें यह था कि पिछले 2011 के मुकाबले 2019 तक आते आते, और ध्यान रखिए कोरोना के पहले का ये सब काल है, उस समय तक आते आते आप ताज्जुब करेंगे कि 8% जो कंजम्पशन होता है, जिसपे खर्च का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे जो खर्च करता है, वो उसने कम कर दिया है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, गरीबी बढ़ रही थी, इस वजह से उसने कम कर दिया है, मतलब कम खाना खा रहा है। और ये रिपोर्ट आपकी है जिसको आपने दबा दिया है, कुछ नहीं, उसको निकाल के आप देख लीजिए, आपको हकीकत पता लग जाएगी। लेकिन साहब इतनी नाराज हुई सरकार कि उस संगठन को जो ये रिपोर्ट बनाता है, और दुनिया में बड़ी मकबूल है वो रिपोर्ट, और आज से नहीं बन रही है, काफी पहले से बन रही है, 2010 से आसपास से बनना शुरू हुई है। उसके बावजूद सरकार ने एक जबरदस्त वो लिखा अपना स्पष्टीकरण, और कहा कि बिल्कुल गलत है, इनके पैरामीटर गलत है, और ये जानबूझ के किया जा रहा है भारत को बदनाम करने के लिए। अच्छा, भारत को बदनाम, जैसे सरकार को कहिए कि आप काम नहीं कर रहे तो फौरन वो भारत को बदनाम करना हो जाता है। अभी 4 दिन पहले मोदी जी ने भी कहा था कि देश को बदनाम कुछ लोग कर, देश को नहीं, हम सरकार को बदनाम करते हैं। बदनाम नहीं करते, बल्कि सरकार की गलती बता देते हैं। आप उसको बड़ा खूबसूरती से, यू मेक इट को टर्मिनस विद दी कंट्री। आप कंट्री और सरकार, सरकार की बुराई करने का मतलब देश की बुराई नहीं होता है, लेकिन बड़ी खूबसूरती से हम उसको कह देते हैं देश को कुछ बदनाम करने के लिए। नहीं साहब, ये मोदी जी की सरकार को बदनाम किया है उसने, अगर किया है तो। लेकिन आपकी सरकार को भी उसने तो आपको चश्मा दिया है, आप उस चश्मे को लगा के देखिए, सब साफ हो जाएगा। और उस चश्मे में क्या है? चश्मे में ये है कि आपके बच्चे की वेस्टिंग, कमजोर होना, जो कि एक यूं कहिए कि अंडर नरिशमेंट होता है, जैसे अंडर न्यूट्रिशन होता है, उसको पौष्टिक खाना नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो दुबला होता है। क्रॉनिक नरिशमेंट होगा तो स्टंटिंग होगा। स्टंटिंग में सरकार ने अपेक्षाकृत बेहतर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वेस्टिंग में वो दुनिया के सबसे नीचे पैमाने पे है। हमारा बच्चा ऊंचाई के हिसाब से उसका वजन नहीं हो रहा है, जो कि एक एक दौर्बल्य को कहते हैं, जो दुर्बलता है। और ये दुर्बलता आकी जाती है जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनता है। तो जब बनाया गया तो देखा वेस्टिंग भयंकर रूप से वेस्टिंग से पीड़ित है बच्चे। आपने देखा एक तरफ कंजम्पशन में, ये सरकार की रिपोर्ट है, सीएस की है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की है, जिसमें कहा गया है कि पिछले 10 सालों में, 8 सालों में, 2011-12 से लेकर 2001 तक 10 सालों में 8% उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घट गया। वो कम दाल खाता है हर आदमी, तो वो बच्चा कहां से ज्यादा खाएगा? नतीजा ये हुआ है। आप एक ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच कहते हैं, शुतुरमुर्गी अप्रोच, कि आपकी कोई बुराई करे तो वो देश की बुराई हो गई, वो राष्ट्र के लिए सब समर्पित नहीं है। और ये कह के आप उस हकीकत को देखिए, अनाज इफरात पड़ा हुआ है, आप बांट भी रहे हैं, लेकिन जब एक्सेस की बात होती है तो शायद वो वहां नहीं पहुंच रहा है। इसको समझे आप। इस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाने वालों पे नाराज ना हो, तो नाराज हुए तो क्या किया? बहुत मंत्रालय को गुस्सा आया, उन्होंने कहा सर ये सब गलत है, ये सब फर्जी है, ये लोग ओपिनियन पोल करके करते हैं, आप झूठ बोलते हैं। उसने अगले दिन ही हंस के कहा, अपना जवाब दिया उस संगठन ने, उसने कहा कि ये ओपिनियन नहीं होता हुजूर, ये एफएओ का रिपोर्ट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है, हम ओपिनियन पोल नहीं लेते हैं।
गैलप ओपिनियन पोल का नाम लिया था सरकार ने, जो सरकार की अर्ध ज्ञान की, आप अहंकार देखिए, अर्ध ज्ञान देखिए, कितना अल्प ज्ञान है, कितना अहंकार है कि एक रिपोर्ट आ रही तो उसको डिनायल मोड पे सरकार आ जाएगी, फौरन डिनायल मोड पे आ जाएगी। हम कुछ कहेंगे डिनायल मोड पे आ जाएगी, बजाय इससे कि वो समझे। तो नतीजा क्या हुआ, वहां पूरे वर्ल्ड में थू थू हो गई भारत सरकार की जब उन्होंने ये डिनायल दिया। तो उसने बड़े हंस के कहा कि हुजूर ये एफएओ की रिपोर्ट है, उसके बेसिस पे हमने बनाई है, हम कोई सर्वे नहीं करते, हम कोई ओपिनियन पोल नहीं लेते हैं। दूसरा, उसने कहा कि आपको शायद मालूम नहीं है, अंडर नरिशमेंट और अंडर न्यूट्रिशन में अंतर होता है। बच्चा कमजोर होता है अंडर न्यूट्रिशन से, अंडर नरिशमेंट से नहीं होता। और हमने ये अंडर नरिशमेंट का फिगर एफएओ से लिया है। मतलब कि भारत सरकार के ज्ञान की कमी आप देखिए कि उसने अपने नाराजगी में कहा है कि साहब अंडर नरिशमेंट से आप जरा गौर से जाके बच्चों की हाइट देखिए, वो देखिए बिल्कुल हाइट कम नहीं है, और अंडर नरिशमेंट के आधार पे ये जो हाइट आपने निकाली है गलत निकाली है। तो उसने कहा हुजूर ये अंडर नरिशमेंट पे नहीं निकला है, ये अंडर न्यूट्रिशन पे निकला है। न्यूट्रिशन और नरिश, आज तक हमारे जो अफसर बैठे हैं उस मंत्रालय में, उन्हें शायद ये नहीं मालूम है कि नरिशमेंट से बच्चे का नहीं दिया जाता है, न्यूट्रिशन अगर कम होता है तभी वो नाटा होता है, दुबला होता है। न्यूट्रिशन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, विटामिन आते हैं, प्रोटीन और कैलोरी तो आता ही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारी संस्कार कितनी कैजुअल है इन चीजों को लेकर। अब ये सब हो गया, बड़ी भद्द हुई पूरे दुनिया में कि भारत सरकार का कॉन्ट्राडिक्शन भी गलत था, लेकिन हमारा अहंकार है, हमने फिर वापस नहीं किया इस तथ्य को, और हम 101 नंबर पे आज भी हैं। रिसर्चर्स, कभी कभी हमें लगता है कि सरकार इस अहंकार को अगर छोड़ दे और चीजों को समझने लगे तो शायद, ऐसा नहीं कि उनके प्रोग्राम्स गलत हैं, प्रोग्रामों में कमी नहीं है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन अहंकार की वजह से हो नहीं पा रहा। और किसी ने कहा कि साहब गलत इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो वो राष्ट्रद्रोही हो जाता है। इसका एक किस्सा देखिए। रिसर्चर्स चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया में कहते हैं कि एक बच्चे के पोषण में अगर आपने 1 रुपया खर्च किया है तो जब वो युवा होगा तो 35 गुना उसका वापस करेगा। 35 रुपया आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में देगा। आज 35 गुना वो देगा। अगर आपने उस बच्चे के शुरू के 1000 दिन में 1 रुपया उसके न्यूट्रिशन पे खर्च किया है तो वो 35 गुना लौटाएगा आपको। कितना इजी है। और ये भी कहा है कि अगर बच्चे स्वस्थ होंगे तो जीडीपी 4% आपका जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। आप जानते हैं कि आधा आधा परसेंट के लिए हम लड़ाई करते हैं, 4% बढ़ जाएगा अगर हमारा जीडीपी। आज मान लीजिए कि 8% की बात आईएमएफ कह रहा है, तो ये 12% हो जाता। और अगर 10 साल ये रहता 12%, जरा सोचिए देश कहां पहुंचता। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, भारत का जीडीपी, भारत का अभी बजट इस साल जो आया है वो पिछले साल के मुकाबले 18.5% ज्यादा है, 35 लाख करोड़ का है। लेकिन बच्चों के न्यूट्रिशन पे जो खर्च है, माफ कीजिएगा, 14.5% ज्यादा है। 14.5% पिछले साल के मुकाबले हमारा बजट इस साल का ज्यादा है, 35 लाख करोड़ के आसपास है, थोड़ा बहुत कम। लेकिन बच्चों पे जो खर्च होना था वो पिछले साल के मुकाबले 18.5% कम कर दिया गया। चीख चीख के दुनिया के स्कॉलर्स कह रहे हैं कि अगर 1 रुपया खर्च किया तो 35 गुना वो वापस करेगा, 35 रुपया वो वापस करेगा, 4% जीडीपी का आपके बढ़ जाएगा, क्योंकि वो स्वस्थ नागरिक होगा, वो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, तो वो पढ़ेगा, वो आपके उसमें का वो पकोड़े नहीं बेचेगा, वो बेचेगा तो वो वाली चाय बेचेगा जो 50 रुपए बिकती है, वो अडानी बनेगा, अंबानी बनेगा। लेकिन आप उस पर नहीं खर्च कर रहे हैं, और आपने बड़े खूबसूरती से 18.5% उसको कम कर दिया है। ये भारत सरकार की स्थिति है। तो मुझे लगता है कि अहंकार छोड़ के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कमी नहीं है।
पकौड़ा बेचना मजबूरी में कर रहा है क्योंकि जॉब्स नहीं है। आप बेटर जॉब दिलाइए, आप उसको स्किल उसका डेवलप तो कीजिए। आपने स्किल इंडिया डेवलप करने की बात कही थी, फेल हो गई आपकी स्किल क्योंकि आप इम्प्लीमेंट नहीं, आपने शोषा छोड़ दिया। एक दिन टेलीविजन का पूरा खा गए भक्त चैनलों तो दिन रात दिखाया, लेकिन आपने उसके बाद देखा नहीं कि आपका मंत्री कैसे स्किल डेवलपमेंट करा रहा है। फर्जी, सारा फर्जी आंकड़े दिए गए और फेल हो गया आपका स्किल डेवलपमेंट। एक ड्राइवर भी वो बन जाता तो पकौड़ा ना तलता। ड्राइवर की आमदनी मानी जाती है कि औसत करीब 9,500 रुपए महीना है, उसकी जिंदगी चल जाती। और फिर वो ड्राइवर क्यों बनेगा, वो आईटीएन क्यों नहीं बनेगा? इसलिए कि आप शिक्षा में नहीं खर्च करते हैं। चीन ने यही तो किया ना, जब 1980 के बाद विकास के प्रोसेस में आया तो आप ताज्जुब करेंगे कि उसने सिर्फ दो ही चीज पे ध्यान दिया, एजुकेशन और हेल्थ। और 20 साल का नतीजा ये निकला कि सारा ओलंपिक में गोल्ड ले जाता है वो। ये उसकी स्थिति है। तो आपने अपने अपने प्रोजेक्ट्स गलत रखे हैं, आप पकौड़े को रोजगार मानते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, भारत के इतिहास में 1973 से आपका ये पॉवर्टी इंडेक्स वगैरह बनना शुरू हुआ। पहले लकड़ावाला के रिपोर्ट के हिसाब से वो होता था, बाद में 2011 से तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से कंजम्पशन को लेके होने लगा, कैलोरी कैलोरी के हिसाब से होने लगा। अब आप ताज्जुब करेंगे कि भारत के इतिहास में आज तक कभी एब्सोल्यूट नंबर गरीबों के नहीं बढ़े थे पिछले दशक के मुकाबले। हर दशक में हर दशक में जब सेंसस आता था तो गरीब हमारे कम होते थे। 2073 से ये पहली बार हो रहा है कि हमारी गरीबों की संख्या बढ़ के 36 करोड़ हो गई है। 28 करोड़ से 27 करोड़ कुछ था, उससे बढ़ के 36 करोड़ हो गई है। हमारे गरीब भी बढ़े हैं, गरीबी बढ़ी है क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट आपका जो 2004 से लेकर 2014 तक रहा, वो जीडीपी ग्रोथ रेट आपका जो लगातार रहा है, वो आपने फिर कभी अचीव ही नहीं किया। आज आपका ग्रोथ रेट 6% औसत है, तो लिहाजा जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं हुआ, डिलीवरी नहीं हुई। आज आपकी प्रॉब्लम डिलीवरी की। आपने स्कीम्स बहुत निकाली है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मतलब आप कुछ भी कहिए, इतनी सारी स्कीम है कि देखते पागल हो जाता है आदमी। फसल बीमा योजना आपने दी, दम तोड़ गई। अभी आप बड़े मूछे ऐठ के पार्लियामेंट में कहा कि साहब 8% किसानों ने हमारा फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन वो कराया है। 8%। आप जानते हैं ये कब लाए थे आप? आपकी पहली ये स्कीम थी और बहुत जोर शोर से चलाई गई थी, वो फेल हो गई आपकी। तो मुझे लगता है कि आप इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दें, और हम अगर कुछ कह रहे हैं तो उसको देशद्रोह ना मानिए, वो आपके हित में है क्योंकि कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन पे गलती है। स्किल इंडिया बहुत अच्छी थी, स्किल इंडिया से लड़के गए हमारे रूरल इंडिया से बाहर निकलते, रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी पे लोड कम पड़ता। बड़ी अच्छी स्कीम सोच थी आपकी, एग्रेरियन इकोनॉमी पे लोड कम करता पड़ता तो वो स्किल लेके ड्राइवर बनते, फिटर बनते, टर्नर बनते। वो सारी चीजें आपने बिल्कुल स्किल इंडिया, और स्किल इंडिया से होता तो मेक इन इंडिया में आके वो काम करता। बहुत अच्छा प्रोसेस था, क्या वो हो पाया? आपका पहला स्किल इंडिया ही फेल हो गया, आपकी फसल बीमा योजना फेल हो गई। तो जरूरत इस बात की है कि उससे बचने के लिए आप पकौड़े तलने को ना कहें, उससे बचने के लिए आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बुराई ना करें, उससे बचने के लिए देखें कि जब फ्री फूड दे रहे हैं तब ये क्यों नहीं बढ़ रहा है। कहीं डिलीवरी में करप्शन है, डिलीवरी की प्रॉब्लम है, या डिलीवरी जो एंड पॉइंट तक जानी है वो नहीं गई है, या उसके पास भात दाल तो है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं है। मेरे ख्याल से इसकी जरूरत है कि आप देखें, और अगर ये हो जाएगा तो हो सकता है ये स्कीमें फलीभूत हों। हम अभी भी कह रहे हैं कि आपकी आपकी बहुत ही उपजाऊ दिमाग है, बहुत ही जरखेज प्लानिंग है आपकी, लेकिन प्लानिंग से ये स्कीम्स बनाने से नहीं होगा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब तो ठीक है, लेकिन वो स्किल आएगा कहां से? आज का स्किल इंडिया तो फेल हो गया। इसलिए इसको देखें, वरना भारत बहुत बुरी स्थिति में लगातार आने जा रहा है। और अडानी से
जीडीपी तो बढ़ जाएगी आपकी, लेकिन वो आदमी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नाइजीरिया से भी नीचे चला जाएगा। ऑलरेडी हम पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान इन सब से नीचे हैं। आपका पड़ोसी पाकिस्तान भी 92 नंबर पर है, हम 101 नंबर पे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्शन क्या है आपके गवर्नेंस का। गवर्नेंस अच्छा हो, ये हम सब की मुराद है। और हम अपने व्यूअर्स को यही दरख्वास्त करेंगे कि इसको आप सही पर्सपेक्टिव में देखें, इस पे सोचें। ये किसी पक्ष या विपक्ष का इशू नहीं है, ये आपके सोच का इशू है। आप अगर इसको बदल सके तो बेहतर होगा, भारत बेहतर बनेगा। फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते फिर किसी और मुद्दे पे मिलेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।